एटलस, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एल्प्स, यूराल, एप्लेशियन, अरावली, ये सब का निर्माण ऐसे ही हुआ है। जमीन में पूछा जाए कि कैसे बनता है फोल्ड माउंटेन, तो बोलेंगे जमीन में जब अंदर की ओर फोर्स लगे तो क्या बनता है, फोल्ड माउंटेन। जमीन में जब अंदर की ओर फोर्स लगे तो क्या बनेगा, फोल्ड माउंटेन। यानी जमीन के मुड़ने से जो पहाड़ बनेगा उसको अंग्रेजी में फोल्ड, हिंदी में मोड़दार या बलित पर्वत उसको बोलेंगे। एकदम क्लियर है ना। बगल में लिख दीजिए दुनिया के सभी ऊंचे पर्वत इसी में आते हैं। दुनिया के सभी ऊंचे ऊंचे पर्वत इसी में आते हैं। पूछा जाए कि ऊंचे पर्वत शिखर कहाँ पाए जाते हैं, फोल्ड माउंटेन में। दुनिया के ऊंचे शिखर फोल्ड माउंटेन, हाईएस्ट पीक फाउंड इन फोल्ड माउंटेन, हाईएस्ट पीक फाउंड इन फोल्ड माउंटेन, हाईएस्ट पीक फाउंड इन फोल्ड माउंटेन। दुनिया के ऊंचे शिखर कहाँ मिलते हैं, बलित पर्वत में। क्लियर है ना। जैसे हिमालय भी किस में आएगा, इसी टाइप के पर्वत में आएगा। सब हिमालय का भी निर्माण अंदर ही में फोर्स लगने से हुआ है। लेकिन विद्यार्थी आप महसूस करते होंगे फोर्स अंदर की ओर ना लगे, बाहर की ओर लगे। तो अब कागज़ ले लीजिए, उसको दोनों तरफ से खींचिए तो बीच में कागज़ फट न जाएगा। उसी ज़मीनों बीच में फट जाती है, और ज़मीन फटेगी तो बीच का ज़मीन धंस जाएगा। क्यों, जैसा होगा ना, मान लीजिए इधर देखिए, ज़मीन पर बाहर की ओर फोर्स लगता है जिससे ज़मीन बीच से फट जाएगी, और ज़मीन फटेगी तो बीच का ज़मीन क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। भाई अंदर की ओर फोर्स लगे तो ज़मीन मुड़ जाती है, और जब बाहर की ओर फोर्स लगे तो ज़मीन में दरार पड़ जाता है। नहीं खिंचाएगा तो दरार पड़ेगा ना जी। जब ज़मीन को बाहर की ओर खींचेंगे तो क्या पड़ जाएगा, अरे कागज़ को खींचिए पकड़ के बहुत ज़ोर से, तो बीच में क्या पड़ जाएगा, दरार। समझ में आ रहा है। ये बात पहले भी बता चुके हैं, लेकिन स्पेशली नया विद्यार्थी बैठा है तो इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। जब ये समझ में आ रहा है ना, जब बाहर की ओर फोर्स लगेगा तो क्या पड़ेगा, दरार पड़ जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना बात, फट जाएगा, जिससे बीच का ज़मीन नीचे बीच धंस जाएगा, जिससे बीच का ज़मीन क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। सुनो भाई, मान लो हम जहाँ खड़े हैं उसी पे फोर्स लग रहा था बाहर की ओर, जिससे दरार पड़ा। ये पूरा जो चौकी है ये नीचे धंस जाए, ये पूरा नीचे पोडियम धंस जाए, हम चले जाए नीचे, और ब्रजेश जी यहीं रह जाए, ये वाला टेबल भी यहीं रह जाए, कि ऊंचाई पे बैठे दिखाई देंगे हमको। पहाड़ नहीं था, लेकिन इसके धंसने से किनारे वाला पहाड़ लगने लगा। तो ऐसे बने पहाड़ को ही बोलते हैं भ्रंश पर्वत। ऐसे पहाड़ को क्या बोलते हैं जी, भ्रंश पर्वत। ऐसे बने पहाड़ को क्या बोलते हैं, भ्रंश पर्वत। और जो धंस जाता है उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, यानी रिफ्ट वैली, यानी रिफ्ट वैली। ऐसे बने पहाड़ को भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन, भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। नहीं जी, पर्वत था नहीं, ध्यान दो, पर्वत नहीं था, लेकिन धंसने से क्या हुआ, किनारे वाला पहाड़ जैसा लगने लगा। तो ऐसे बने पहाड़ को ही बोलते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, कितना इजी है। अब तुम पढ़ा भी सकते हो कोचिंग में जाके, छोटा मोटा कोचिंग में ट्यूशन मिल सकता है कि मैं भूगोल पढ़ाऊंगा, हमारा भूगोल पढ़ने के बाद है ना 40-50 हज़ार तो महीना कमा ही लोगे आराम से। कम बोल रहे हैं, 1.5 लाख 2 लाख महीना मिलता है विषय पढ़ाने वालों को। नहीं पता है आपको, कोई बड़ी बड़ी जो IAS की कोचिंग है ना, वहाँ पढ़ा दिए तो वहाँ पर घंटा के हिसाब से मिलता है 3,000 रुपये घंटा। और 5 घंटा रोज़ पढ़ा दिए तो 15 हज़ार रोज़, और 20 दिन पढ़ा दिए, 15 दूनी 30, 3 लाख हो गया महीना। 20 दिन पढ़ाए खाली 5 घंटा रोज़, तब भी 3 लाख। आप जानते क्या, कई कोचिंगों में 6-6 हज़ार रुपये घंटे भी मिलते हैं। जहाँ अगर 6 घंटा पढ़ा दिए तो 6 लाख रुपये महीना हो गया। लेकिन अगर अपनी कोचिंग खोल लिए तो महीना में उसका करोड़ों कमा लें आप, अगर आपकी कोचिंग चल गई तो। खाने का मतलब है, कहीं ऐसा होता है कि नहीं, तो एजुकेशन जो है ना, एक विषय में भी अगर आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो गई तो 1 लाख 2 लाख के जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। इज्जत तो मिलेगा ही, पढ़ाइएगा तो एक अलग चीज़ है। और साथ में 1 लाख 2 लाख रुपया जहाँ खड़ा होइएगा ना, मजबूरी में देगा, क्योंकि आप खड़े होंगे तो उसका 500 एडमिशन करवा देंगे। 500 एडमिशन अगर 4,000 रुपया दे किया है तो 500 गुना 4,000, उसको आगे कितना 2 करोड़। आप उसको 2 करोड़ दिए तो आपको 1 लाख महीना देने में उसको क्या दिक्कत है। समझ में आ रहा है बात। इसलिए आप हमेशा याद रखिए, पढ़ाई जब भी करते हैं तो कभी ये सोच कर मत पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन के लिए तो पढ़िए ही, किसी कीमत पर सिलेक्शन लीजिए, किसी कीमत पर। अब बाय द वे आपको ऐसा लगता होगा फील कि कहीं मान लीजिए ना हुआ तो न हुआ तो बहुत कुछ होगा फिर।
फिर ना होगा तो इतना होगा कि नौकरी के बाद ना होता। समझ में क्या बोल रहा हूँ? इसलिए कभी टेंशन ना लें, आपके गुरुजी आपके साथ हैं। नॉलेज बढ़ाइए हर विषय का, आप ऑलराउंडर बनिए। बेटी विकेट कीपिंग दे दे विकेट कीपिंग कीजिए, बॉलिंग दे दे बॉलिंग भी कीजिए, बैटिंग भी कीजिए, संकट मोचन टाइप का ज्ञान अर्जित कीजिए हर विषय का, इतना गहराई से कि कहीं खड़े हो जाएं तो बस पैर पकड़ने वाला की लाइन लग जाए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए आपकी। तो पढ़िए, तो पढ़ाई एक ऐसा, शिक्षा एकमात्र ऐसा है वस्तु जो कभी किसी भी कोई भी ऐसा दुनिया में हर चीज़ साथ छोड़ देता है, लेकिन ज्ञान आपकी विपत्ति में भी आपके साथ रहता है। इसलिए पढ़िए मन लगा के, है ना, इसमें कोई दगाबाजी नहीं, सब चीज़ में दगाबाजी कर लीजिए, पढ़ाई लिखाई में कोई कंजूसी नहीं, खूब दबा के मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, फिर जो होगा वो मिरेकल होगा, नहीं चमत्कार होगा। एजुकेशन एक ऐसा चीज़ जो चमत्कार करता है, और किसी में चमत्कार करने का औकात नहीं है। चलो हो गया भाई, अब कुछ कॉन्फिडेंस आया, लग रहा है कि पढ़ना चाहिए मजे से। चलो तो भैया जो धंस गया उसको बोलते हैं भ्रंश घाटी, और जो न धंसा वो पहाड़ हो गया। क्लियर है? अच्छा, एक बात क्वेश्चन आता है परीक्षा में कि भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियाँ, भारत में भ्रंश घाटी से होकर ये जो गड्ढा धंसा है ना, ये जो धंसा हुआ भाग है, इससे भारत में कौन कौन नदी बहती है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। तो नए बच्चे जो लिख लें, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भ्रंश घाटी से होकर बहती है। वो ठीक है, बताएंगे बाद में। अरे बताएंगे, सब बताएंगे, शांति से रखिए ना भैया, सब आएगा। अभी विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे तब ना आएगा, सब हमको पता है क्या पढ़ाना है। अल्फ्रेड वेगनर का नाम इन्होंने लिया, अब वेगनर को बुलाएंगे तो फिर वेगनर पूरे दिन रहेंगे, एक आध घंटा से कम वेगनर में हम न रहेंगे। अब वेगनर जर्मनी के रहने वाले थे, उनके सामने समस्या थी कि जैसा धरती है क्या वैसी थी। उनके सामने समस्या थी जलवायु परिवर्तन का, कि कहीं पर कभी ठंडी आ जाता है तो कहीं पर गर्मी आ जाता है, कहीं बरसात आ जाता है, क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा क्यों होता है। पूरी कहानी का पता है तुम्हें, कहाँ चल जाएंगे यहाँ। वेगनर का कोई मतलब ही नहीं है, वेगनर कुछ और चीज़ है। अब वेगनर के पास जाएंगे तो वेगनर ने कहा महाद्वीप जो बना है, जैसा महाद्वीप आपको दिखता वैसा है नहीं, जब बना था तो ऐसा नहीं था, सब आपस में कनेक्टेड थे। बाद में टूट कर क्या हुआ, प्रवाहित हो गए, ये सारे महाद्वीप टूट करके प्रवाहित हो गए, फ्लो कर गए, जिससे अमेरिका अलग हो गया, अफ्रीका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया, और आज का सीन प्राप्त हुआ। वरना एक ज़माना था अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, वो सब आपस में कनेक्टेड था, जिसको उन्होंने पैंजिया कहा था। अब पूरी बात, अब उसमें कहानी में जाएंगे तो फिर कहानियाँ हो जाएगा। इधर आ जाओ, यहाँ वेगनर का कोई संबंध नहीं है। तो आपको कहना है कि जो समुंदर है पूरा भ्रंश घाटी है, यही कहना है ना, पूरा समुंदर भ्रंश घाटी है? नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा समुंदर भ्रंश घाटी नहीं है। वो जगह मिला वहाँ पानी घुस गया, जो पैंथालासा का पानी था घुस गया, वो अलग चैप्टर है, उसमें आएंगे हम। मैंने भ्रंश घाटी नहीं है भाई, मैंने पूरा समंदर को भ्रंश बनाने के पीछे पड़े हैं। हो गया, महाद्वीपों का विस्थापन सिद्धांत हम पढ़ाएंगे डिटेल में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ऑप्शनल के लिए इम्पॉर्टेंट है। वेगनर के बारे में बस इतने जानिए कि वेगनर ने पूरे दुनिया को बताया कि पहले दुनिया आपस में कनेक्टेड थी और बाद में टूट कर क्या हुआ, अलग हो गया। आज जो ना देखते हैं अमेरिका अलग है, बीच में समुंदर है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, बीच में हिंद महासागर है, ये सब ऐसे नहीं था, सब आपस में कनेक्टेड था। बाद में सब टूट करके अलग हो गया। समझ रहे बात? ये किसने बताया? वेगनर ने बताया था पहली बार कि सब बाद में जैसा है ना वैसे धरती न बना था, बना था तो सब एके में था, बाद में टूट के सब अलग हुआ है। ये बात किसने? इसी को बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। समझ रहा है बात ना? पहले सब कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्टेड था, यानी इंडिया से अमेरिका जाना तो पैदल चल जाते, कहीं समुद्र नहीं मिलता, लेकिन बाद में सब टूट के अलगे हो गया। जिससे जब टूटा ना तब बीच में क्या हो गया, पानी घुस गया, जिससे समुंदर बन गया। तब 7 समुंदर पार जाना पड़ेगा आपको, यानी ब्रिटेन जाने के लिए, इंग्लैंड जाने के लोग क्या बोलते थे? 7 समुंदर पार जाना है। इंग्लैंड को क्या बोलते थे लोग?
7 समुंदर रास्ते में मिलता था। चलिए जाने दीजिए इस बात को, हो गया भाई। देखो भारत में नर्मदा, ताप्ती और दामोदर भ्रंश घाटी से बहती है, लिख दिए। अब चलिए अब यहां देखिए, भ्रंश घाटी को दरार घाटी भी बोलते हैं। भ्रंश घाटी को हिंदी में दरार घाटी भी कहा जाता है। जिस चैप्टर की बात हो उसी चैप्टर में हो तो ज़्यादा बढ़िया है। भ्रंश घाटी को क्या बोलते हैं? दरार घाटी भी कहते हैं। अब देखिए विद्यार्थी जी, विंध्यन पर्वत, सुनो इधर, आपस में बातचीत मत करो। विंध्यन का विस्तार, जो विंध्यन का पर्वत का विस्तार है वो गुजरात से लेकर झारखंड तक है। विंध्यन पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर झारखंड तक है। विंध्यन पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर झारखंड तक है। विंध्यन पर्वत का विस्तार गुजरात से लेकर कहाँ तक है भैया? झारखंड तक। गुजरात, यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड। पूछा जाए कि विंध्यन पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ है? ये विंध्यन पर्वत है और ये सतपुड़ा पर्वत है। सतपुड़ा का भी विस्तार गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। भाई ये पूरा जो है विद्यार्थी, ये है विंध्याचल पर्वत। ये जो पूरा है सतपुड़ा पर्वत है। यानी पूछा जाए कि सतपुड़ा पर्वत का विस्तार किस किस राज्य में है, तुम लोग भी, नया विद्यार्थी भी देख के बताएगा। सतपुड़ा देख के बताओ, सतपुड़ा पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। अब विंध्याचल पर्वत का विस्तार कहाँ दिखाई दे रहा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा, बिहार और झारखंड। क्लियर है? उतार लीजिए, इसको उतारिए। आप लोग उतारते हैं बड़ा प्यार से। क्या? विंध्याचल पर्वत का विस्तार गुजरात से झारखंड तक है। गुजरात में है विस्तार, उसके बाद यूपी एमपी के बॉर्डर पे है, उसके बाद बिहार में, फिर झारखंड में। बिहार में रोहतास, गया, भभुआ वाला जो है जिला, और यहाँ पर आइएगा सतपुड़ा, तो गुजरात, ये पूरा मध्य प्रदेश में आ गया। यूपी का बॉर्डर ख़त्म हो गया, एमपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। क्लियर है? यहाँ तक उतार लिए, पूरा कंप्लीट कलम बंद हो जाएगा तबे हम बोलेंगे अब अगला बात। तो कई लोग हम बोलते रहते हैं, छापते रहते हैं। इसका मतलब साफ है कि आप बात मेरी एक्स्ट्रा बात को सुन नहीं पाए, और आपका इस रियल बात है कि यदि आप लिखना चालू रखते हैं और हम बोलना चालू रखते हैं तो जितना बात आपके लिखते समय हम बोलेंगे उतना बात तो आप नहीं सीखे, एकदम कन्फर्म है। लिखना बंद कर दिए, हो गया सबका? तो लिखो, पूरा लिख लो, न तो पता चला कि उतारने ही में चिंता में व्यस्त हो। हम नहीं बोलेंगे बिना उतारे। हम देख रहे हैं कुछ लोग कलम चलिए रहे, चलाइए। मोहन जी रुकिए ना। जल ही जीवन है। पानी की जो बात है ना, वो किसी में नहीं है। कुछ भी पी लीजिए, कोई शरबत पी लीजिए, पानी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं। हर समय पानी की बात होती है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून सलेस अलंकार। पानी माने इज्जत भी होता है, और पानी माने पीने वाला पानी भी होता है। क्यों जी? पानी रखिए, इज्जत रखिए। और पानी की ही बात होता है। कई लोग मर जाते हैं तो क्या बोलते? पानी भी नसीब न हुआ। क्या बोलता है? खोआ नसीब नहीं हुआ, पेड़ा नसीब नहीं हुआ, रसगुल्ला नसीब नहीं हुआ। इतना बढ़िया बढ़िया चीज़ है दुनिया में, मरते समय कभी कोई बोलता है कि रसगुल्ला नसीब नहीं हुआ? क्या बोलता है? पानी नसीब नहीं हुआ। तो पानी इतना इम्पोर्टेंट है कि इंसान की ज़बान पर सबसे पहले क्या आता है? पानी। कोई कभी सुना है आपने मरते हुए कि रसगुल्ला नसीब बेचारा के ना हुआ?
बढ़िया वाला रसगुल्ला खा लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता मरते समय। आपने सुना होगा जब रोजगार लगता है, आपकी कितना भी बढ़िया नौकरी हो जाए, कितना भी बढ़िया, कोई कहता है कि पिज़्ज़ा बर्गर की व्यवस्था हो गया, दाल रोटी की व्यवस्था हो गया। दाल रोटी की जो औकात है ना, वो पिज़्ज़ा की औकात नहीं है। जब भी आपकी नौकरी होती है, दाल रोटी की चलो कम से कम व्यवस्था हो गया ना जी। कभी कहता है पिज़्ज़ा बर्गर की व्यवस्था हो गया, कितनों खा लीजिए पिज़्ज़ा, लेकिन दाल रोटी की जो औकात है ना, वो किसी की औकात नहीं है। और जो पानी की औकात है ना, वो किसी की औकात नहीं है। क्या इस बात को मानते हैं? तब मानिए, जल ही जीवन है, मानना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, मानना पड़ेगा। उत्तर बिहार में समस्तीपुर साइड जाइए, बेगूसराय साइड, तो बोलता है सब पड़ेगा, लड़का लड़की सड़क, सड़क नहीं बोलेगा, सड़क। हमारी लड़की सड़क पर सड़क गई स्कूटी से, नहीं, हमारा लड़का हमारी लड़की, होता है ना, और सड़क को सड़क है ना, तो मानना पड़ेगा, पड़ेगा नहीं, पड़ेगा। चलो उधर से होगी नहीं, लड़का वाले साइड से कोई हो, उधर बोला जाता है ना, लड़का समस्तीपुर साइड बोलते हैं, हाँ, लड़का नहीं बोलते, लड़का। चलो लड़का नहीं बोलते, अड़ा नहीं लगाते, अड़ा को रा बोल देते हैं। चलो अब आ जाओ भाई, देखो इधर, इतना देर में उतारिए लिए हो गए। देखो बीच का सुनो मेरे, अरे दोस्त सुन लो, ये जो इधर फिर बतिया रहे हो, ये जो बीच का जमीन था धंस गया, बीच का जमीन धंस गया, एने वाला पहाड़ विंध्यन, इधर वाला सतपुड़ा। बीच का जमीन हमने क्या बोला, बीच में धंस जाए, एक तरफ वाला, भाई वैसा नहीं बोला था, इधर वाला भ्रंश पर्वत, इधर वाला भी भ्रंश पर्वत, बताया था ना। बीच का जमीन धंस जाए, इधर वाला भी भ्रंश, इधर वाला भी भ्रंश पर्वत, मैंने जो धंस गया उसको भ्रंश घाटी, और जो न धंसा उसको भ्रंश पर्वत। इसका मतलब विंध्यन सतपुड़ा भी क्या है, भ्रंश पर्वत का एग्जाम्पल है, क्योंकि बीच का जमीन धंस गया। धंसने के इधर वाले पहाड़ को बोलते हैं विंध्यन, इधर वाले को सतपुड़ा, आई जो बीच में धंसा इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। समझाने के लिए आपको समझा दिया। इसी बीच से नर्मदा, ताप्ती और दामोदर बहती है। बनाइए, हो गया? अरे यहाँ तक बन गया भाई। चलिए तो आगे आते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिए, सबसे पहले विंध्यन पर्वत। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग विंध्यन पर्वत, पढ़ेंगे सबसे पहले विंध्यन पर्वत। फोटो से बाहर निकाल लेते हैं। विंध्यन पर्वत का विस्तार अब हम ना बोलेंगे, तुम लोग बोलोगे, और नया बच्चा तो श्योर बोलेगा। चलो बताओ जी, विंध्यन पर्वत का विस्तार कहाँ कहाँ लिखे हैं? गुजरात। कहाँ कहाँ लिखे हैं? गुजरात, यूपी एमपी और यूपी एमपी दो बार लिखे हैं। कहाँ है? ये हो गया पश्चिमी यूपी, पश्चिमी एमपी। ये हो गया पूर्वी यूपी, पूर्वी एमपी। अरे डब्लू माने वेस्ट, वेस्ट यूपी, पश्चिमी यूपी, वेस्ट एमपी, पश्चिमी एमपी, ईस्ट यूपी, ईस्ट एमपी, तब बिहार, तब बिहार, और उसके बाद झारखंड, झारखंड। इसकी टोटल लंबाई 1200 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। अब विंध्याचल पर्वत बोलते ही सबसे पहले नाम आता है विंध्याचल देवी का मंदिर, मिर्ज़ापुर में। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में एक मंदिर है विंध्याचल माता का, विंध्याचल देवी हैं, मंदिर है देवी जी का वहाँ पर। तो विंध्याचल कहने से लगता है कि विंध्याचल यूपी में होगा खाली, ऐसा बोलने से लगता है खाली यूपी में होगा, पर नहीं। उसका विस्तार गुजरात से लेकर कहाँ तक है? झारखंड तक है। केवल यूपी में नहीं है, एमपी में भी है। यूपी एमपी के सीमा पर है, उसके बाद बिहार, उसके बाद झारखंड। टोटल लंबाई 1200 किलोमीटर। इस पूरे पर्वत की लंबाई कितना है जी? 1200 किलोमीटर लंबाई लिख दीजिए। इस पूरे पर्वत की लंबाई कितना है विद्यार्थी? 1200 किलोमीटर। इस पूरे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है पारसनाथ। इस पूरे पर्वत की ऊंची चोटी पारसनाथ, पारसनाथ। इस पूरे पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ, 1365 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है, 1365 किलोमीटर। पूछा जाए विंध्याचल पर्वत की, विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो क्या दीजिएगा?
पारसनाथ ऊंचाई 1365, भगवान इसको बड़ी फुर्सत से बनाए होंगे। 13×5 = 13 5 = 65, नहीं पूरा मल्टीपल में इसका हाइट है, याद रहेगा हमेशा। किलोमीटर लिखे हैं, अरे मीटर, थैंक यू इस तरह के ब्लंडर मिस्टेक के लिए। किलोमीटर में तो पहुंच जाइएगा पता ना कहाँ, सेटेलाइट पकड़ के घूमिएगा। नहीं जी, ऊपर गए सेटेलाइट मिल गया। 1365 किलोमीटर, मीटर इसकी हाइट है। सुनिए, लेकिन आप जब सर्च कीजिएगा इंटरनेट पर, आप सर्च करते हैं तो हम भी तो सर्च करते हैं, इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा तो विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमने बताया पारसनाथ, पर इंटरनेट जानते हैं उसको पता नहीं कि विंध्याचल का विस्तार कहाँ तक है। उसको लगता है कि विंध्याचल माने खाली यूपी, इसीलिए बेचारा गलत उत्तर दे देता है और सर्च करके यूपी वाला बता देता है। तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी मिर्ज़ापुर में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही है। वो ऊंची है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर ये गूगल में देता है लेकिन ये गलत है। सद्भावना शिखर सबसे ऊंची नहीं है, सेकंड हाईएस्ट पीक है, 751 मीटर। 751 मीटर मतलब सबसे ऊंची पारसनाथ बताना है आपको। मैं इसलिए इंटरनेट की चर्चा कर दिया कि आजकल विद्यार्थी किताब से कम गूगल से ज़्यादा पढ़ते हैं और उन पर भरोसा भी करते हैं खूब। सर गूगल में ये दे रहा था, है ना, और लड़ाई करते हैं। तो हम भी सोचे कि थोड़ा हम भी गूगल देख लें क्या औकात उसकी है। तो गूगल की औकात है कुछ और, वो केवल विंध्याचल माने वो यूपी का भाग सर्च कर लेता है। सद्भावना अंग्रेजी में इसको गुडविल पिक भी कहते हैं। सद्भावना शिखर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सद्भावना को अंग्रेजी में बोलते हैं गुडविल, गुडविल पिक। क्या बोलते हैं इसको? गुडविल पिक, 751 मीटर। अब देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ तक आप लिख लिए तो एक लाइन लिखिए लो, पारसनाथ विंध्यन पर्वत की तथा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ विंध्यन पर्वत की तथा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ विंध्यन पर्वत की तथा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। पारसनाथ विंध्यन पर्वत की तथा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। एकदम क्लियर हो गया ना? अच्छा, अब देखिए विद्यार्थी जी, गुजरात में इस पर्वत को गुजरात श्रेणी के नाम से जानते हैं। पूरे विंध्याचल का अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। गुजरात में इस पर्वत को, विंध्यन पर्वत को गुजरात में गुजरात श्रेणी यानी गुजरात रेंज के नाम से जानते हैं। गुजरात रेंज, गुजरात में इसे गुजरात रेंज कहते हैं। इसको नोट करिए, गुजरात में गुजरात रेंज के नाम से जानते हैं। पश्चिमी यूपी और पश्चिमी एमपी में, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसे कहा जाता है विद्यार्थी जी, दोनों मिला करके, अलग अलग नहीं। हिम्मत बोले सर पश्चिमी यूपी में क्या, पश्चिमी एमपी में क्या, दोनों को मिलाकर कहा जाता है। आधी दूर पे कहा इसको, इसका दोनों को मिलाकर इसका दो नाम है। सुनिए मेरी बात पहले, जैसे पश्चिमी यूपी और पश्चिमी एमपी का जो हिस्सा है, पश्चिमी यूपी और पश्चिमी एमपी का जो हिस्सा है ना, उसको आप बांट लीजिए यहाँ पर दो पार्ट में। पहले सुनिए मेरी बात तब बांटिएगा, पहले देख लीजिए। पहले बांटते हैं इसको दो भाग में, पश्चिमी एमपी वाले पार्ट को ही दो भाग में। आधे भाग को बोलते हैं ग्वालियर रेंज, आधे भाग को क्या बोलते हैं? ग्वालियर श्रेणी यानी ग्वालियर रेंज। आधे भाग को क्या बोलते हैं? ग्वालियर रेंज। और जो इसका बाकी का बचा हुआ आधा भाग है, जो बाकी का बचा हुआ आधा भाग है, उसको बोलते हैं पन्ना अजयगढ़ रेंज। पन्ना अजयगढ़ रेंज श्रेणी, पन्ना अजयगढ़ श्रेणी, पन्ना अजयगढ़ रेंज यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में दो नाम है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम का हिस्सा है उसमें उसका नाम ग्वालियर श्रेणी है। अब पूरब में जाइएगा तो उसका नाम है पन्ना अजयगढ़।
यूपी एमपी को मिलाकर ही बोलते हैं ग्वालियर श्रेणी, और यूपी एमपी को मिलाकर ही बोलते हैं पन्ना अजयगढ़ श्रेणी। अजयगढ़ का किला भी है। अजयगढ़ जो है ना, मध्य प्रदेश में जाइएगा ना तो अजयगढ़ का किला भी है। खजुराहो से 80 किलोमीटर दूर। खजुराहो जानते हैं ना? अरे खजुराहो टेम्पल सुना है ना नाम? खजुराहो के मंदिर वहाँ से 80, छतरपुर ज़िले में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में खजुराहो है। खजुराहो से करीब 80 किलोमीटर दूर एक जगह है, इसका नाम है अजयगढ़ का किला, अजयगढ़ पोर्ट। तो पन्ना जिला का भी नाम है। तो भैया पूछा जाए कि पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने नाम? 2 नाम। पश्चिमी वाला भाग में ग्वालियर और थोड़ा पूरब वाले भाग में पन्ना अजयगढ़। पन्ना अजयगढ़ श्रेणी याद रहेगा। इस पहाड़ के नाम है गुजरात में गुजरात श्रेणी। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पश्चिम वाले भाग में बोलो, पश्चिम वाले भाग में ग्वालियर और पूरब वाले भाग में पन्ना अजयगढ़। उसी तरह से पूर्वी यूपी और पूर्वी एमपी वाला जो भाग है, ये वाला पार्ट जो है, इसमें इसको बोलते हैं भारनेर रेंज। क्या बोलते हैं? भारनेर रेंज, यानी भारनेर श्रेणी। भारनेर श्रेणी, भारनेर रेंज क्या बोलते हैं? यूपी, पूर्वी यूपी और पूर्वी एमपी में, पूर्वी यूपी और पूर्वी एमपी यानी इस पार्ट में इसे क्या बोलते हैं? भारनेर श्रेणी। हो गया, समझ में आ रहा है ना? पश्चिम वाले भाग में 2 नाम बताए, आधे में ग्वालियर रेंज और आधे में पन्ना अजयगढ़। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में इसका नाम क्या है? भारनेर रेंज। क्लियर है? भारनेर। बिहार में इसे बोलते हैं कैमूर श्रेणी। बिहार में क्या बोलते हैं? कैमूर रेंज, यानी कैमूर श्रेणी। बिहार में कैमूर रेंज। और झारखंड में जो पहले इतना उतारिए, ठीक है, उसे लिखने से अच्छा कि फोटो में भी लिख जरूर दीजिए, उसे ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। लिखिए भी, साथ में फोटो में लिख दीजिएगा। अब सुनिए, झारखंड में इसका नाम है पारसनाथ रेंज, और पीक का नाम भी पारसनाथ, पीक का नाम भी पारसनाथ, और पूरे पहाड़ का नाम भी झारखंड में पारसनाथ रेंज। पारसनाथ रेंज झारखंड में इसे क्या बोलते हैं? पारसनाथ रेंज। एक जैन संत थे, जैन धर्म में संत को तीर्थंकर कहा जाता था, पता है ना? जैन धर्म में जो प्रवर्तक थे, जैन धर्म को जो बनाने वाले लोग थे, टोटल 24 लोग हैं जिन्होंने जैन धर्म को बनाया। टोटल 24 लोग हैं। क्वेश्चन आ जाए कि जैन धर्म को बनाने वाले कितने लोग हैं? 24 लोग। 24 लोगों ने मिलकर जैन धर्म को बनाया। उन 24 लोगों को तीर्थंकर कहा जाता है, जिन्होंने जैन धर्म को निर्मित किया, जैन धर्म को जिसने शेप दिया। उन शेप देने वाले लोगों में कितने लोग थे? 24। उन्हें क्या कहा गया? तीर्थंकर। क्या बोलते हैं उनको? कई बार क्वेश्चन आता है कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर? 24। उनमें से 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। उनके नाम पर ही उसका नाम पड़ा पारसनाथ। पार्श्वनाथ, पारसनाथ उनका क्या है? तपस्थली। पार्श्वनाथ का तपस्थली क्या है? झारखंड का पारसनाथ, इसलिए नाम पड़ गया पार्श्वनाथ या पारसनाथ। एक्चुअली पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के राजा अश्वसेन के बेटे थे कौन? पार्श्वनाथ, जो राजकाज छोड़ के चले आए तपस्या करने, और तपस्या करके जैन धर्म के निर्माण में अपना योगदान दिया। आपको तो पता ही होगा विद्यार्थी जी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म को बनाने में किसी भी आम गरीब या निचले कास्ट या कुछ इस तरह के लोगों का योगदान नहीं था। जैन और बौद्ध धर्म को बनाने में राजा महाराजाओं के बेटों का योगदान था। तो आप बोलेंगे कि राजा महाराजा सिंहासन छोड़कर, उनका बेटा सिंहासन और सुख सुविधा छोड़कर क्या जरूरत पड़ी थी कि जंगल जंगल भटकने के लिए चल दिए? जब सिंहासन मिल रहा था तो कोई दिक्कत थी क्या? आखिर राजा महाराजा के छुआछूत जिनके से हुआ था, अगर वो स्थापित करते नया धर्म तो समझ में आता कि बेचारे पीड़ित थे इसलिए धर्म बना लिए। राजा के लड़कों को कौन सी पीड़ा थी भाई कि वो जंगल जंगल भटकने लगे? बुद्ध राजा के बेटा थे, फिर भी उनको पीड़ा थी ब्राह्मणों से। उनको ब्राह्मणों से पीड़ा ये थी कि उस समय राजा घोषित करने के लिए, उस जमाने में राजा, हम भी थोड़ा सा विषय से भटक चुके हैं, बताना जरूरी है, लेकिन उस
हेलो, हेलो। हेलो हेलो, फिर भी इतना क्लियर नहीं है। चलो भाई, हो गया। अब देखो विद्यार्थी, इसी पहाड़ में यहाँ पर एक पीक है। सुनो, मध्य प्रदेश में एक पीक है, उसका नाम है जनापांव हिल। जनापांव की पहाड़ी, जनापांव की पहाड़ी यानी जनापांव हिल। भाई बात न करिए, जनापांव हिल बात नहीं, ये इंदौर के पास है। जनापांव की पहाड़ी कहाँ पड़ता है? इंदौर तो सुने होंगे। इस साल प्रवासी भारतीय सम्मेलन वहीं हुआ है। इस साल 2023 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? इंदौर में। इंदौर में एशिया महादेश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लगाया जा रहा है। इंदौर में लता मंगेशकर का म्यूजियम बन रहा है। इंदौर लगातार 6ठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। इंदौर में होलकर, मराठों के कई सारे पार्ट थे, पेशवा, भोंसले, होलकर, ये सब मराठा का पार्ट था। उसमें होलकर का मुख्यालय इंदौर था। होलकर का मुख्यालय कहाँ था? इंदौर। जैसे सिंधिया का मुख्यालय ग्वालियर था ना, सिंधिया का ग्वालियर, उसी होलकर का मुख्यालय इंदौर था। इंदौर में किसका मुख्यालय था? होलकर। कहाँ की रानी थी? कहाँ की रानी थी? अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर का नाम सुना है ना? अहिल्या, इंदौर स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया इंदौर है, भोपाल के इंदौर, सबका वहाँ कई स्टेशन का नाम। अरे इंदौर का भी नाम किया गया है होलकर, अहिल्याबाई होलकर, है ना। वहाँ की रानी थी अहिल्याबाई होलकर। तो होलकर मुख्यालय कहाँ था? इंदौर में। इंदौर के बारे में बहुत सारा जीके जान गए। इंदौर लगातार 6ठी बार भारत के सबसे साफ सुथरा शहर घोषित हुआ, पहला। दूसरा, इंदौर में लता मंगेशकर का म्यूजियम बन रहा है। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट लग रहा है इंदौर में। इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस साल हुआ है ना। और इंदौर में किसका हेडक्वार्टर है? होलकर। होलकर। तो इंदौर के पास एक जगह है जनापांव की पहाड़ी। यहाँ से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है चंबल नदी। इस नदी का नाम क्या है? चंबल नदी। पूछा जाए चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जनापांव की पहाड़ी। इंदौर के पास जनापांव की पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? चंबल। इंदौर के पास जनापांव की पहाड़ी से कौन नदी निकलती है? चंबल। बस इस पहाड़ के बारे में आपको इतनी ही जानना है। इस पहाड़ के विषय में आपको इतनी ही जानकारी रखनी है विद्यार्थी जी। इंदौर के पास जनापांव की पहाड़ी से कौन निकलती है? चंबल। चंबल नदी जब आ गया तो एक लाइन लिख लीजिए, आपको पता है ना,
कि भैया मगरमच्छ की प्रजाति में कहता है घड़ियाल, मगरमच्छ जैसा ही कौन दिखता है? मगरमच्छ की एक प्रजाति है घड़ियाल। घड़ियाल तो पूछा जाए इंडिया में, सुनो, इंडिया में जितनी भी नदी है किसी में भी प्राकृतिक रूप से घड़ियाल नहीं मिलता। अब जाके डाल दिए 5 को बाहर से भरी घड़ियाल तो बात अलग है, लेकिन नेचुरली कहीं से लाया नहीं गया है पहले से ही। पूछा जाए एकमात्र नदी भारत की जहाँ घड़ियाल मिलता है नेचुरली, वह है चंबल। चंबल में गलती से भी कूद के नहाइएगा मत। जब चला गए थे नहाने, पैर खींच के ले जा रहा है। देखिए घड़ियाल, देखो चंबल नदी में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल मिलता है। चंबल नदी में प्राकृतिक रूप से क्या मिलता है? घड़ियाल मिलता है। घड़ियाल क्रोकोडाइल का ही प्रजाति है। अब आइए, अब आ जाइए सतपुड़ा पर्वत। ये तो हो गया, ये तो भाई हो गया विंध्यन पर्वत। अब बात करते हैं सतपुड़ा पर्वत की। आपको याद होगा विद्यार्थी जी, विंध्यन के पैरेलल, देखो यहाँ विंध्यन के जस्ट पैरेलल में कौन था? सतपुड़ा। तो आपको याद होगा, इसलिए मैं ध्यान दिला दिया। विंध्यन के जस्ट पैरेलल में सतपुड़ा पर्वत है। जैसा विंध्यन आपने बनाया था वैसा ही सतपुड़ा पर्वत का भी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 100 मीटर कम है। विंध्यन पर्वत से इसकी लंबाई 100 मीटर कम, यानी कितनी लंबाई होगी? 1100 किलोमीटर। इसकी लंबाई 1100 किलोमीटर है ना, यहाँ मीटर ना, यहाँ की लंबाई किलो। गुजरात से झारखंड तक 1100 मीटर थोड़े ना होगा, मतलब तो फिर 1.1 किलोमीटर। यहाँ से तो आर ब्लॉक हो जाता है उतना ना जी। इनकम टैक्स हो जाता है 500 मीटर, 500 ना होगा। चलिए कोई बात नहीं, बाद में नाप लेंगे इसको। देखो गुजरात, इसका विस्तार कहाँ है? गुजरात अभी बताया था मध्य प्रदेश, यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश, और पूर्वी मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ के साथ ले लीजिए। पूर्वी मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ के साथ ले लीजिए, और उसके बाद झारखंड, उसके बाद झारखंड। इसका विस्तार गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका विस्तार गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और उसके बाद झारखंड। कर लिए नोट? क्या भाई डिब्बा काहे गिरा रहे हो? डिब्बा को भी प्यास लग गया है। कोई बात नहीं, पानी हम अपना तो नहीं देंगे, हमको भी प्यास लग रही बहुत। ये मेरा है। सुनो विद्यार्थी, इधर देखो। गुजरात में इस पहाड़ को राजपीपला रेंज के नाम से जानते हैं। कोई तो विद्यार्थी है जो हमसे पहले से पढ़ा हुआ है, पहले बोल रहा है राजपीपला श्रेणी। और कुछ एक आधे विद्यार्थी बोल रहा है इधर से राजपीपला श्रेणी। गुजरात में इस पहाड़ को राजपीपला श्रेणी के नाम से जानते हैं। गुजरात में इस पर्वत को राजपीपला रेंज के नाम से जानते हैं। अच्छा उस दिन जो पिटाई लगी थी आप लोगों को, मारे थे वो बायोलॉजी वाले सर, सबको पीटे थे, तो जो उस दिन गुस्सा कर रही थी उसके बाद वो लोग नहीं आई। नहीं, दोनों सिस्टर लगती पूरा ज़्यादा गुस्सा हो गई। नहीं, अरे टीचर अगर पीटिए दिया, इनमें क्या दिक्कत है भाई? अगर कोई शिक्षक आपको पढ़ाई के लिए आपने नहीं याद किया और ये गार्जियन के तौर पर आपको 2-3 छड़ी मार दिया, इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत। सामूहिक में अगर एक होकर पीटते, बाकी जैसे हम लोग मौलवी साहब थे, सुनो, हम लोग गणित पढ़ाते थे 5वां-6ठा क्लास में। मौलवी साहब बना के मैथ न ले गए तो बना के मारते थे, है ना, बना के मारते थे। लेकिन उनका एक आदत था कि जो उनको दूध दही मट्ठा, गांव के स्कूल था, पहुंचाता था, उसको नहीं मारते थे। बना के लाओ चाहे ना लाओ, या नींबू जिसके आए, आम जिसके आए लेके चला गया तो नहीं मारते थे, ठीक है ना। और जो नहीं, जैसे हम नहीं कुछ ले जाते थे
तो हमको एकदम चेक करते थे कि लाइन गलती हो तो सटा सट मारते थे। तो ये गलत बात है, लगता था पर विरोध नहीं कर सकते। और उस समय जमाना ऐसा ही, घर पे आके कह दिए मौलवी साहब सिखाई, तो ऊपर से कुछ भी हो जाए, तुम पिटाया कैसे, कुछ तो गलती किया होगा, आओ पिटाई, तो डरे बोलते नहीं थे। ये गलत है। लेकिन सर जब सबको पीटे गलती के लिए तो एक को बुरा लगने वाली बात क्या है। और आपकी कॉपी में आ गया तो आपको याद होना चाहिए, चाहे परीक्षा आपका है उसका हम जिम्मेवारी नहीं लेते। कॉपी में लिखवाया क्यों, लिखे क्यों थे, क्लास क्यों किए, भागो यहाँ से, परीक्षा पहले दे लो तब पढ़ने आना। जब हम लिखवा दिए तो आपको याद होना चाहिए, बात खत्म है। हम ना सुनेंगे कि आपके घर में क्या हो गया था। बात क्लियर है। तो मैं यही जानता हूँ बस इतना कि आपकी कॉपी में लिखवाया हूँ तो आपको, हम तो नहीं पीटेंगे, हम तो लिबरल थोड़े से हैं। लेकिन सच्चाई बात है कि लिखवाया गया किस लिए, फिर क्यों आया था पढ़ने, जब याद न करना था तो। ऐसा लिखा हो किताब में ना है क्या, जो हम लिखवाए वो किताब में ना है, फिर आने की क्या जरूरत थी। तो क्या कहा जाए, अब बेवकूफ़ों को समझाएं कितना। अब टीचर की बात का जो बुरा मान ले, माता पिता के बात का जो बुरा मान ले, समझे उसी दिन उसका नरक का रास्ता तय हो जाता है। माता पिता बिना गलती के ही पीट दें और उनकी बात का बुरा आपको लग गया, उनसे बातचीत बंद कर दिए, इसका मतलब आप नरक के दरवाजे की ओर बढ़ गए हैं, अब जल्दी नरक में जाने वाले हैं आप। सच्चाई यही है। अगर आप माता पिता जी के बात और टीचर की बात को बुरा मान गए, पिटाई के लिए, पढ़ने के लिए डांटे इसके लिए, तो समझिए कि आपका नरक का रास्ता खुल चुका है, अब जाइए नरक में आप। क्या इस बात में भरोसा करते हैं आप? ना करते हैं तो फिर हमको इसमें सिखाना भी नहीं है, दोबारा जोर देकर सिखाएंगे भी नहीं। जिसको नरक का रास्ता तय करना है वो अपने माता पिता और गुरु की बातों का विरोध करे, है ना भाई, कोई दिक्कत उसे नहीं है। तो आप लोग कहिए उल्टा कि सर हम लोग उससे पूछिए, कड़ाई से पूछिए, हम लोग को पीटिए सर, नहीं तो हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। अच्छा कल से हम भी शुरू करें पिटाई, चलो सब सहमति दिखाया है। कल से हम आज जाते समय बोल के जाएंगे क्या पढ़ के आना है कल से। आज नया विद्यार्थी सोचेगा कि तब हम कल से गायबे हो जाते हैं, ना पढ़ना है हमको, पिटाई वाला बात तो होगा तो हम ना पढ़ेगा। सुनो, नया विद्यार्थी को 1-2 दिन रियायत मिलेगा, 4-5 दिन बाद से लोग को पिटाई। राजपीपला सुनो, गुजरात में एक जिला है राजपीपला, गुजरात में एक जिला है राजपीपला। राजपीपला जगह का नाम भी है। और गुजरात में इस पर्वत को राजपीपला श्रेणी इसलिए बोलते हैं कि इस पर्वत का विस्तार राजपीपला तक है। इस पर्वत का विस्तार कहाँ तक है, गुजरात के राजपीपला तक। पश्चिमी मध्य प्रदेश में विद्यार्थी जिस पर्वत को बोलते हैं महादेव रेंज, पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसको महादेव श्रेणी के नाम से जानते हैं, महादेव रेंज के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश में इसे महादेव रेंज के नाम से जानते हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में इसे मैकाल रेंज, मैकाल रेंज या हिंदी में भी मैकाल श्रेणी के नाम से जानते हैं। और झारखंड में इसे राजमहल, राजमहल श्रेणी के नाम से जानते हैं। झारखंड में इसे राजमहल रेंज के नाम से जानते हैं, राजमहल रेंज। गुजरात में इसे राजमहल, अभी मत सोचना कि राजमहल नहीं, राजा के महल की चर्चा हो रही है। गुजरात में राजपीपला और झारखंड में राजमहल। इसका विस्तार पूछा जाए तो क्या बोलोगे, राजपीपला से राजमहल तक, नहीं बोलेंगे? और सुनो मेरी बात, अगर लिख लिए तो। अब राजमहल कोई महल नहीं है बल्कि एरिया है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपने एक विद्रोह सुना होगा इतिहास में, क्या कहें, भूगोल का पूरा रिलेशनशिप किसके साथ है, इतिहास के साथ है। हाँ संथाल, वेरी गुड, वाह क्या बात है, इसी की चर्चा मैं कर रहा था। सुनो, संथाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था, भागलपुर से लेकर राजमहल के क्षेत्रों में। भागलपुर और राजमहल के बीच, वहाँ राजमहल शब्द आता है, उस राजमहल और भागलपुर के बीच का जो एरिया है ना, उसे बोला जाता था दमन ए कोह। क्या बोलते थे, दमन ए कोह। और जिस गांव से विद्रोह फूटा उसी क्षेत्र में एक गांव था, उसका नाम था, उस गांव का नाम था भगनीडीह। भगनीडीह गांव से शुरू हुआ, नेता थे सिद्धो कान्हो चांद भैरव। संथाल विद्रोह की शुरुआत 1855 में भागलपुर और राजमहल के बीच का इलाका जिसका नाम था दमन ए कोह, वहाँ एक गांव था भगनीडीह, वहीं से इस विद्रोह की शुरुआत हुआ। इसके नेता 4 लोग थे, 4 भाई, सिद्धो कान्हो चांद और भैरव। 57 की क्रांति से पहले कहा जाता है कि इतना बड़ा विद्रोह और कोई विद्रोह नहीं था।
57 की क्रांति से पहले के जितने विद्रोह थे उसमें सबसे बड़ा विद्रोह था संथाल विद्रोह। क्लियर है? तो राजमहल का वही क्षेत्र है जहाँ संथाल विद्रोह हुआ था। वैसे बता दें आपको विद्यार्थी जी कि झारखंड का जो उत्तरी हिस्सा है वह है पारसनाथ। झारखंड के उत्तर में जो पहाड़ मिलेगा उसको बोलते हैं पारसनाथ, और झारखंड के दक्षिण में जो पहाड़ मिलेगा उसका नाम है राजमहल। झारखंड के दक्षिणी पहाड़ को यानी जमशेदपुर साइड जो पहाड़ मिलेगा वह है राजमहल, और जो मिलेगा कोडरमा हजारीबाग साइड वो पारसनाथ। नहीं, गढ़वा, पलामू, गढ़वा, पलामू, चतरा। गढ़वा सबसे पहले बिहार जाते तो क्या मिलता है? गढ़वा, फिर पलामू, फिर चतरा, फिर हजारीबाग, फिर कोडरमा, फिर गिरिडीह, फिर धनबाद। ऊपर जाइएगा तो देवघर, नीचे आइएगा धनबाद के नीचे तो बोकारो, बोकारो के नीचे रांची, रांची के बगल में लोहरदगा, लोहरदगा के नीचे आइएगा सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम के बीच में सरायकेला। एकदम लाइन से याद है मुझे डिस्ट्रिक्ट वहाँ का। क्रम से चलिए, पैदल चल रहे तो पहले गढ़वा, फिर आगे बढ़े तो कौन? पलामू, फिर चतरा, चतरा के बाद हजारीबाग, कोडरमा, फिर गिरिडीह, फिर धनबाद। कॉर्नर पे ऊपर जाइएगा तो देवघर, नीचे आइएगा तो बोकारो, फिर रांची, लोहरदगा। ये सब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। रांची के बगल में एक और डिस्ट्रिक्ट है खूंटी, रांची के बगल में एक जिला है कौन? खूंटी। ये झारखंड के जिले हैं। झारखंड का जो उत्तरी हिस्सा है, कौन बोला? नाम बोला, जो जितना नाम बोला अभी तक, रांची नहीं, जो नाम ऊपर वाला बोला कौन? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद तक पूरा पहाड़ पारसनाथ। नीचे आइएगा, रांची से नीचे तो जमशेदपुर, सरायकेला, लोहरदगा, इस समय क्या मिलेगा? राजमहल। यानी उत्तरी झारखंड में पारसनाथ और दक्षिणी झारखंड में राजमहल। याद रहेगा ना? इस पूरे पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है महादेव रेंज में। किसमें है? महादेव रेंज में। जिस पूरी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी किसमें है? महादेव में। इसका नाम है धूपगढ़। इसका नाम है धूपगढ़, 1350 मीटर। धूपगढ़, इस पूरे सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किसमें है? पूछा जाए कि सतपुड़ा में धूपगढ़ किसमें है? महादेव में। दिखाई दे रहा है ना? धूपगढ़ किसमें है? महादेव में। धूपगढ़ 1350 मीटर, 1350 मीटर, 1350 मीटर। धूपगढ़ पीक की ऊंचाई पारसनाथ से 15 मीटर कम। पारसनाथ 1365, आई 1350। याद रहेगा ना? अब सुनिए, धूपगढ़ के बारे में लिख लीजिए। धूपगढ़ जानते हो? सुनो मेरी बात। पूरे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी तो है, लेकिन पूछा जाए कि महादेव की ऊंची चोटी, तब भी धूपगढ़। मध्य प्रदेश की ऊंची चोटी, तब भी धूपगढ़। लिख लीजिए, मध्य प्रदेश, महादेव और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। मध्य प्रदेश, महादेव पर्वत और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। मध्य प्रदेश, महादेव पर्वत और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी मध्य प्रदेश, महादेव पर्वत और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। मध्य प्रदेश, ऐसे लिखो अंग्रेजी में भी कि धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मध्य प्रदेश, महादेव एंड झारखंड। सॉरी, मध्य प्रदेश, महादेव एंड सतपुड़ा। एक और पीक है विद्यार्थी, छत्तीसगढ़। और सुनो, छत्तीसगढ़ क्या है? ये क्या है? पानी पी रहे हैं पहले से ही हम, पूरा बोतल भरा हुआ था, क्लास छोड़ने के समय लेके आए। कोई बात नहीं, बड़ा होनहार बच्चा है सनी। हाँ, वो सब बताएंगे आज न कल। हम आज हम पिक पहले बता लेते हैं, इसको हमको आधा छोड़ना है, इसलिए हम पिक पे आ रहे हैं, सब बताएंगे। सुनो भैया, अब आइए, इसमें एक और पिक है अमरकंटक। इसमें एक और पिक क्या है जी? अमरकंटक। अमरकंटक, इसकी ऊंचाई 1049 मीटर। हम इसके बारे में भी कल ही, अमरकंटक के बारे में पूरा बात कहाँ बताएंगे आज? ऐसा लिख दीजिए, इच्छा है तो। धूपगढ़ के बगल में एक शहर है, हिल स्टेशन है, जिसका नाम है पंचमढ़ी। धूपगढ़ के बगल में एक जगह है जिसका नाम क्या है? पंचमढ़ी। यानी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में किस जगह पे धूपगढ़ है? पंचमढ़ी में। अब पंचमढ़ी किस जिला में पड़ता है? होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है?
हाँ नोट छपाई होता है, बस वही घर ले लेना है, हाँ नोट निकालते रहना है साइड से, नहीं हाँ बढ़िया जगह है, नोट छपाई होता है, नासिकों में होता है, होशंगाबाद सब ये सब पेपर मिल है सब जगह। सुनिए मध्य प्रदेश पूछा जाए कहाँ है धूपगढ़, तो पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन है। अब इस पंचमढ़ी के बारे में आज नहीं लिखवाएंगे, कल अमरकंटक के बारे में भी कल ही लिखवाएंगे, कल आते ही हमको याद दिला देना है। चलिए आज हम इतना ही करेंगे। आपको हमारा क्लास कैसा लगा, समझ में आया, मजा आया? तो एक बार बोलिए जोर से, थोड़ा दम लगा के। यस सर। रात को लाइव मेरा देखते हैं टीचर वाला, वो आपके लिए ही है, वो खाली टीचर का भीड़ है तो बोल देते हैं भैया टीचर के लिए है, बाकी वो सब बीपीएससी में काम आएगा।